बीएससी पार्ट 1 के सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज का ये छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एसी ब्रिजेस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप इस सब्जेक्ट की सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी वीडियोस को आप बाकी टॉपिक से वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसी ब्रिजेस क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो जान लेते हैं कि एसी ब्रिजेस आपके अननोन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो मेज़रमेंट का तरीका है ये इजी है और ये इकोनॉमिकली इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है। इस कारण से हम इस मेथड को चूज़ करते हैं इन तीनों की क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, अब एसी ब्रिजेस में क्या क्या होता है, इसमें 4 आर्म्स होती हैं। एक बैलेंस डिटेक्टर होता है या फिर आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर होता है। उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसके थ्रू गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट ना फ्लो हो। जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होती है तब ब्रिज को बैलेंस माना जाता है। ठीक है, तो इस कारण से एक बैलेंस डिटेक्टर या फिर आप कहिए गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होती है और एक एसी सप्लाई सोर्स की भी आवश्यकता होती है सप्लाई देने के लिए। साथ में एक स्विच या की लगी होती है। जब स्विच और की आपका क्लोज होगा तभी करंट का फ्लो होगा। ठीक है, द एसी ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस रेशियो ऑफ द इम्पीडेंस विल गिव द बैलेंस कंडीशन टू द सर्किट। यहाँ आप देख सकते हैं कोई करंट, यहाँ पे आई मेंशन कर देते हैं, आई करंट है, जितनी जाएगी फिर उतनी ही वापस आएगी दूसरे टर्मिनल से आई। तो ये 2 आर्म है इसकी, पहली आर्म आप कहिए, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। यहाँ पे ये इम्पिडेंस है इस आर्म के। एक और चीज़ है, इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस में अंतर क्या होता है। इम्पिडेंस का रेजिस्टेंस का बड़ा सबसेट है। ठीक है, और जो कैपेसिटर और आपके इंडक्टर्स होते हैं वो रिएक्टेंस देते हैं। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, उनका हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो इन्हीं दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है वो इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिएक्टेंस को कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे R प्लस एक्स जे है तो R रेजिस्टेंस है, X सर्किट का रिएक्टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं सामने बने हुए सर्किट में ये आपका I1 करंट है, ये आपका I2 करंट है और ये अज्यूम किया गया कि कोई करंट आएगी इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगी। इसको हमने डिटेक्टर भी यहाँ पे किया है। जब गई है तो यहाँ पे क्या करंट बचेगी, I2 माइनस IG, यहाँ पे I2 प्लस IG करंट रहेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे 2 लूप्स हैं, क्लोज लूप्स हैं, तो इन लूप्स का इस्तेमाल किया गया है सर्किट इक्वेशन को बनाने के तौर पे। तो चलिए लूप 1 को देख लेते हैं। जैसे कि लूप 1 है टोटल आपका, तो इक्वेशन कैसे होगी, I1 Z1 प्लस I2 G। इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है लेकिन हमने G कंसिडरेशन में लिया है। ठीक है, जरा पढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज है तो उसका माइनस I2 Z3 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इक्वल टू I1 Z1 प्लस IG G माइनस I2 Z3। यहाँ 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि कोई आपका एनर्जी सोर्स नहीं लगा था उस लूप में। अब क्या किया गया है, I1 Z3 इक्वल टू I1 Z1 प्लस IG G। ये आपकी पहली इक्वेशन। अब लूप 2 में देख लेते हैं। लूप 2 में I2 IG क्रॉस Z2 माइनस I2 प्लस IG Z4। ये करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन के रिवर्स में है, इसका आंसर नेगेटिव साइन लिया। यहाँ पे देखिए माइनस IG G। ठीक, तो उसी तरीके से देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है और नेगेटिव वाले टर्म को हम अपना लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या हुआ, I2 प्लस IG Z4 प्लस IG G इक्वल टू I1 माइनस IG Z2। एक क्वेश्चन नंबर आपकी 2 हो गई।
अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडक्टर या गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा सकती है, तो IG इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 कैसे हो गई, I2Z3 इक्वल टू I1Z1, I2Z4 इक्वल टू I1Z2। अब क्या होगा, डिवाइड किया हमने Z3 अपॉन Z4, Z1 अपॉन Z2, ठीक है। तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, ये रिलेशनशिप आ गया डिफरेंट आर्म्स के इम्पीडेंस के बीच क्या रिलेशनशिप है एसी ब्रिजेस में। अब डिफरेंट टाइप के कामों के लिए एसी ब्रिजेस यूज होते हैं। जैसे आपको इंडक्टर को अगर मेजर करना है तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, हे ब्रिज, ओ ब्रिज, एडरसन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको फ्रीक्वेंसी नापनी है एसी की, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, उसके लिए आप रॉबिन्सन ब्रिज या वेन्स ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको कैपेसिटेंस निकालना है तब आपका वेन ब्रिज, सीरीज टाइप, सिंगल ब्रिज और डी सेंटी ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में 4 एसी ब्रिजेस का जिक्र है, जिसके बारे में एक 1 to 1 करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो ब्रिज है आपका वो है वेन्स ब्रिज, ठीक है। वेन्स ब्रिज को यूज होता है अननोन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के निकालने के लिए, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसे होता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटर, क्वांटिटी नहीं होगा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर बाय डिटरमिनेशन ऑफ इट्स पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के थ्रू हम इसका कैपेसिटेंस को निकालते हैं। अभी देखेंगे मैथमेटिकली कैसे निकाल रहे हैं। और इसको मैक्स वेट ने 1891 में दिया। इस ब्रिज में आपकी 4 आर्म होती हैं, ठीक है, 4 आर्म होती हैं और इसमें 4 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर यूज होते हैं, ठीक है। पहले चित्र देख लेते हैं। इसमें ये अननोन कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये इस आर्म का फिक्स रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की ही वैल्यूज को चेंज करके आप बैलेंस कर सकते हैं सर्किट को। मींस बैलेंसिंग का क्या मतलब है, ये जो आर्म बनी हुई है इसमें कोई करंट ना फ्लो हो, यहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 हो, तब आपकी कंडीशन Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 अपॉन Z4, ठीक है, तब ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको अभी चीजें, वो चीज लिखी है। अब चलिए, अब ब्रिज बैलेंस होगा तो Z1 इक्वल टू Z2 Z3 अपॉन Z4, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z3 अपॉन Z4, ठीक है। अब हमने वैल्यूज को निकालना शुरू किया, Z1 Z2 Z3 Z4 कैसे निकाला है। तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा CX, ठीक। R2 की वैल्यू क्या होगी, Z2 की वैल्यू क्या होगी, R2, ठीक। Z3 की वैल्यू क्या होगी, R3 प्लस J ओमेगा C0, Z4 की वैल्यू क्या होगी, R4। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली और हमने फिर इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया इन चारों को, ठीक है, बता दिया मैंने कैसे निकालना। अब रखा तो क्या आएगा, R1 अपॉन 1 अपॉन J ओमेगा CX अपॉन R2 इक्वल टू R3 प्लस J ओमेगा C0 R4, डिवाइड कर दिया R1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा CX R4, CX R2 है, ठीक है, ये R2 है, इक्वल टू R3 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा नॉट C0 J ओमेगा C0 R4, ठीक। अब क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लीजिए, हमने वो चीज़ की। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये आपकी क्वेश्चन बन गई। और इमेजिनरी पार्ट को करेंगे 1 अपॉन ओमेगा CX R2 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C0 R4, ठीक। अब
फर्दर चले हम, क्या आएगा, सी एक्स आर टू इक्वल टू सी नॉट आर फोर, सी एक्स इक्वल टू सी नॉट आर फोर अपॉन आर टू। ये हमारा अननोन पैरामीटर है जो हमें मेजर करना है, और ये सी नॉट आपका फिक्स है और आर फोर और आर टू की वैल्यू आपको चेंज करनी है। ठीक है, अब दोबारा चित्र की तरफ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं R4 आपका वेरिएबल है। ठीक है, इसी को चेंज करके आप इसकी वैल्यू पा सकते हैं। वैल्यू पाने के लिए हमें इसमें जो करंट है फ्लो उसको जीरो करना होगा, यही R4 को घुमा चेंज करके वैल्यू इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो होती है आपकी मैथमेटिकल अननोन कैपेसिटेंस cos फाई इक्वल टू पावर फैक्टर है R1 अपॉन Z1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पावर फैक्टर है। जब R1 बहुत बड़ा होगा इससे तो क्या आएगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। जब R1 इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स, तब क्या आएगा आपका cos फाई इक्वल टू ओमेगा सी एक्स। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक, जब पावर फैक्टर स्मॉल होगा तब आपकी क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटर इज गुड। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये आपका था वेन ब्रिज, जो आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब दूसरे ब्रिज को देख लेते हैं जो कि कैपेसिटर की वैल्यू को निकालता है, श्रिंगन ब्रिज जिसे कहते हैं। इस ब्रिज का भी इस्तेमाल होता है कैपेसिटेंस को निकालने के लिए, डिसिपेशन फैक्टर को निकालने के लिए और रिलेटिव परमिटिविटी को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ है, मेजरमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, टेस्टिंग ऑफ केबल एंड इंसुलेटर एट हाई वोल्टेज। अब देख लेते हैं इसके फिगर को। अब फिगर में क्या है, आपका जो पहली आपका Z1 उसमें ये अननोन है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, P2 आपका फिक्स रेजिस्टेंस है, इस आर्म में फिक्स कैपेसिटर लगा है और इस आर्म में पैरेलल कनेक्शन दिया है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस और वेरिएबल इंडक्टर का। यही दोनों वेरिएबल आपके वेरी करेंगे, तब यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी और आपका ब्रिज बैलेंस होगा। ठीक है, ब्रिज को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक, अब देख लेते हैं, ये मैंने थ्योरी जो लिखी है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, एग्जाम में जब कोई पूछा जाता है इस ब्रिज के बारे में बताइए, तो आपको इसी तरह लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है, उसको अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से। उससे क्या होता है ना, टीचर के पास एक्चुअली इतना समय देने को होता नहीं है। आपको जो ज्ञान है, जो आपको पता है चीज़ें, उसको हाईलाइट करके बताना होता है। सर हमको ये आता है, तो इसको इजी होता है। और जानते हैं कि जब इजी होता है फैकल्टी को तो वो नंबर जल्दी दे देता है पूरे। तो कोशिश करिएगा अच्छे से लिखिएगा और जितनी आप हाईलाइट कर पाएँ, हाईलाइटर नहीं ब्लैक पेन से लिख दिया, उससे ये है ना साफ सफाई रहती है। तो वो चीज़ है। चलिए मैथमेटिकली इसको निकाल लेते हैं। वर्किंग में क्या होता है, बैलेंस करना होता है। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू को निकाला गया। ठीक है, Z1 इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा सी एक्स, Z2 इक्वल टू R2, Z3 इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी नॉट, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन Z4 इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस जे ओमेगा C4। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में पैरेलल कनेक्शन पे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से निकाला गया है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z2 अपॉन Z4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखी है आपने Z1 की, R1 अपॉन 1 अपॉन जी ओमेगा सी एक्स अपॉन R2 इक्वल टू Z3 की वैल्यू पुट की 1 अपॉन जी ओमेगा सी नॉट, 1 अपॉन Z4 की वैल्यू पुट की 1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 अपॉन R4 प्लस जे ओमेगा C4। अब आपने रियल और इमेजनरी को साथ साथ अलग अलग ठिकाने से पैक कर दिया। ठीक, अब पहले तो रियल पार्ट को देख लेते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू C4 अपॉन C नॉट। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा आपका जो
जे के फॉर्म में है, इमेजनरी फॉर्म में है, 1/ओमेगा CXR2 = 1/ओमेगा C0R4। तो CXR2 = C0R4, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो ये क्वेश्चन 3 और 4 आर द बैलेंस इक्वेशन एंड इट इज फ्री फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पे आपकी पावर की फ्रीक्वेंसी जो आपने सप्लाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। क्या निकालना है आपको? CX निकालना है। ठीक है, यहाँ कोई ओमेगा का कंपोनेंट नहीं है, ना यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है। ठीक, अब इसमें आप जो पावर फैक्टर निकालने का पावर फैक्टर दिया जाता है =R1/1/1/1/ओमेगा C²। जैसे हमने मेन ब्रिज को निकाला उसी तरीके से यहाँ पे पावर निकालना है। ठीक है, चलिए अब अगले ब्रिज की तरफ पढ़ते हैं, जिसे हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब ये इंडक्टेंस ब्रिज, पहले जो दोनों ब्रिज पढ़े हैं हमने, वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए यूज हुए हैं। यहाँ पे ये मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज आप के किसी भी कॉइल के सेल्फ इंडक्शन को निकालने के लिए यूज होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रंग दिया है कि केवल और केवल ये सेल्फ इंडक्टेंस निकालता है। इंडक्टेंस ना लिखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस लिखिएगा। ठीक, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब इसके चित्र को देख लेते हैं। तो चलिए, जो आपके अननोन है, एलेक्स आपका अननोन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 दिया है, ये वेरिएबल इंडक्टेंस L0 है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, तब क्या होगा? Z1 = क्या होगा? R1 + j⍵Lx, Z2 = R2, Z3 = R3 + j⍵L0, और Z4 क्या होगा? Z4 = R4। ठीक है, अब क्या है, हमने बैलेंस किए, मैंने जो अभी आपको बताया बैलेंस कंडीशन लिखी, Z1/Z2 = Z3/Z4। अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा? R1 + j⍵Lx/R2 = R3 + j⍵L0 R4। ठीक है, अब क्या किया, इसमें हमने अलग अलग बनाने के लिए, कंपैरिजन के लिए इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग रखा। तब क्या होगा? R1/R2 + j⍵Lx/R2 = R3/R4 + j⍵L0 R4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा? हमें ये रियल पार्ट ऐसे लिख लेते हैं, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना होगा। देखिए, कंपेयर किया तो क्या आएगा? R1/R2 = R3/R4, ये आ गया। और इमेजिनरी पार्ट का क्या रहा? Lx/R2 = L0/R4, Lx = L0 R2/R4। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिकेटर एंड इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, R2/R4 को, कहाँ से? इस इक्वेशन में। तो ये एक और तरह से फॉर्म बन जाएगा। तो ये आपका मैक्सवेल का ब्रिज था, जो कि इंडक्टर के निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस लेक्चर के आखिरी ब्रिज की तरफ बढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटर ब्रिज। ठीक है, तो इस ब्रिज में जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटर ब्रिज का नाम दिया गया है, इसमें इंडक्टर के इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है कैपेसिटेंस के टर्म में। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन जो आते हैं सीधे सीधे आते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आपको इंडक्टेंस निकालना है कैपेसिटर के टर्म में, तब आपको इसी ब्रिज के बारे में चर्चा करनी है। जैसे बाकी ऐसे ब्रिज होते हैं, इसमें भी अपनी 4 आर्म होती हैं। तो हम जरा पहले फिगर को देख लेते हैं। तो ये आपका फिगर है, तो ये सप्लाई दी हुई है, इसी कोई बात ही नहीं करनी है अभी। तो पहली आर्म में आपका कैपेसिटेंस दिया गया है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर दिया गया वेरिएबल। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है,
ये आपका अननोन इंडक्टर है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसा मेजर हुआ है इसमें फोर्थ आर्म में आपका अननोन इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पहली आर्म में जनरली बाकी जो ब्रिजेस हैं, ध्यान रखिएगा, बाकी जो ब्रिजेस हैं उसमें आपकी पहली ही आर्म में सब लगा रहता है, ठीक है। और इस वाले ब्रिज में आपकी फोर्थ आर्म में लगा है अननोन कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस C1 एंड रेजिस्टेंस R4 आर वेरीड एट द फिक्स वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 टिल इट गेट बैलेंस। जैसे मैंने पहले बताया कि जो वेरिएबल चीज़ है उसी को वेरी करेंगे। और वेरी क्यों करते हैं, यहाँ पे जो है आपका गैल्वेनोमीटर है या डिटेक्टर कहिए, वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। जब आपकी करंट फ्लो नहीं होगी तभी आपका ब्रिज बैलेंस माना जाएगा, नहीं तो ब्रिज आपका बैलेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी अपने टेक्स्ट में जहाँ लिखेंगे आंसर। तो ये मैंने जैसे लिख दिया, अब देखिए कैसे लिखा, ठीक है। दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो 1/Z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस j ओमेगा C1, ठीक है। Z2 इक्वल टू R2, Z3 इक्वल टू R3 और Z4 इक्वल टू R2 प्लस j ओमेगा Lx, ठीक है। यहाँ आपका इस तरीके से मैंने तीनों इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर दिया। अब जो ब्रिज है आपका बैलेंस किस कंडीशन में होगा, हर ब्रिज के लिए एक ही कंडीशन कॉमन है, Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4, या फिर आप इसको रिवर्स कर दीजिए, Z2/Z1 इक्वल टू Z4/Z3। ये रिवर्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो Z1 है इनवर्स का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस इनवर्स के साइन का आपको फायदा उठाना है, इस कारण से इसको हमने नीचे की तरफ ले गए, ठीक है। ये आपका Z इनवर्स हो जाएगा तो वैल्यू ऐसे लिख दी जाएगी, ठीक। अब क्या है, Z2 की वैल्यू पुट की R2 ब्रैकेट में 1/R1 j ओमेगा C1 इक्वल टू 1/R3 R4 प्लस j ओमेगा Lx। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है, R2/R1 प्लस j ओमेगा C1 R2 इक्वल टू R4/R3 प्लस j ओमेगा Lx/R3, ठीक है। ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, सिंपल सा, R2/R1 इक्वल टू R4/R3, ठीक है, या फिर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 पलट दिया, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, C1 R2 इक्वल टू Lx R3, Lx की वैल्यू क्या हो गई, C1 R2 R3, ठीक है। ये आपका अननोन इंडक्टर को आपने कैपेसिटर के और रेजिस्टेंस के टर्म में निकाला, ठीक। अब इसके साथ जो न्यूमेरिकल है आते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक होता है कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस या जो यूज होते हैं, तो इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल अपोजिशन ऑफ करंट इन द सर्किट। इसको नॉर्मली कैपिटल जेड से शो करते हैं, स्मॉल जेड से कभी शो न कीजिएगा, स्मॉल जेड से आपका पॉइंट शो होता है, ठीक है। तो कैपिटल जेड या फिर लेंथ कह सकते हैं, लेंथ, ठीक। यहाँ कैपिटल जेड इक्वल टू R प्लस जे एक्स, ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपका अपोज ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर होता है, ये रिएक्टेंस होता है अपोज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये RLC तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। R क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which opposes the flow of the current in the material, ठीक है। L क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which opposes the change in the current flowing in the circuit। और कैपेसिटेंस क्या होता है, is a property of the material which opposes the potential change in the circuit, ठीक है। ये तीनों की छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, यह मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी, ठीक है।
तो जब भी जेड निकाला जाएगा इम्पिडेंस वो क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, एक्स क्या होता है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। ये आपने क्लास 12 तक में कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, अब इंडिया में जो आप करंट है, जो करंट फ्लो हो रही है वो 50 हर्ट्ज की फ्लो हो रही है। कहीं कहीं देशों में 60 हर्ट्ज की भी करंट फ्लो होती है। हर कंट्री का अपने हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक, अब एसी वोल्टेज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, V इक्वल टू वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। ये आपका एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है। क्यों लिया गया है, क्योंकि आपका रिएक्टेंस के कंपोनेंट को भी कॉम्प्लेक्स के तौर पे शो किया गया है। उसको मेजर करने के लिए हमें इसका उपयोग करना होता है। V नॉट क्या है, आप वो इस इक्वेशन में पोटेंशियल की वैल्यू t इक्वल टू 0 कंडीशन पे है। ठीक है, अब हमने जो थ्योरम होती है मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स नंबर वाली उसका यूज किया। v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी जे साइन ओमेगा टी। अगर रियल v लेना है तो वी नॉट कॉस ओमेगा टी, अगर इमेजिनरी v लेना है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी करंट या वोल्टेज की। ओमेगा टी क्या होता है, फेज ऑफ द एसी वोल्टेज। ठीक है, इसको इस डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अब एक और टर्म आता है एडमिटेंस। एडमिटेंस इज अ रेशियो ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज एंड इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस y इक्वल टू 1/z i बाई v। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके एसोसिएट न्यूमेरिकल्स हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। इसका नागुन कवर करना है, आरसी सर्किट का करना है, और नेटवर्क थ्योरम्स का न्यूमेरिकल्स कवर करना है। तो मैं किसी एक या दो लेक्चर्स बनाऊंगा इंडिपेंडेंट, जिसमें केवल इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने मित्रों के बीच में शेयर करिएगा, और बीएससी के वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।